दोस्तों स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। दोस्तों हम एक फिर से एक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं जो कि अब की बार है डीबीएमएस की। डीबीएमएस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है डीबीएमएस डाटा स्ट्रक्चर का पूरा वो हो चुका है दोस्तों, रिवीजन हो चुका है। अब दूसरा चलते हैं हम लोग डीबीएमएस का, और डीबीएमएस का भी हम लोग रिवीजन करेंगे दोस्तों। और ये पार्ट वन है, ये पार्ट वन है दोस्तों। जो भी बीपीएससी TRE 4 का जो प्रिपरेशन कर रहे दोस्तों, वो कंप्यूटर साइंस का, वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ रिवीजन करें। ज़्यादा देर नहीं होगा दोस्तों, 20 से 30 मिनट के टाइम रहेगा, 20 से 30 मिनट, उसी में हम लोग रिवीजन करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ रिवीजन करते रहे दोस्तों। देखिए ये मेरा डिजिटल हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, इसी के थ्रू हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है दोस्तों, मेरे हाथ से लिखा हुआ है। और भी बहुत सारा है दोस्तों, जैसे ये है सब सब्जेक्ट का, 10 से 14 सब्जेक्ट का है, जो 10 से 14 सब्जेक्ट का मेरे पास डिजिटल हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। चलते हैं फिर अपना टॉपिक पे, डीबीएमएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटा क्या है दोस्तों? डाटा है जैसे रॉ फैक्ट या कच्चे आंकड़े को जो एक अनऑर्गेनाइज मैनर में ही होते हैं और जिनका कोई एक प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता, उसे डाटा कहते हैं। जैसे कोई भी फॉर्म में हो सकता है दोस्तों, टेक्स्ट में भी फॉर्म हो सकता है, इमेज के भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, नंबर, कोई भी फॉर्म में रह सकता है, जो क्या है अनऑर्गेनाइज मैनर में रहता है, जो अनऑर्गेनाइज में रहता है। जैसे यहाँ टेक्स्ट हो गया, कुछ भी, जैसे आईडी यहाँ दिया हुआ है, कुछ नेम यहाँ दिया हुआ है, एड्रेस यहाँ, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। तो उसको फिर कंबाइन करना पड़ता है, उसको या क्लीन करना पड़ता है। तो अब ये तो हम समझ गए दोस्तों, ये डाटा हुआ। अब इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा पर विभिन्न ऑपरेशन करने से मीनिंगफुल डाटा या प्रोसेस डाटा इस टेबल के फॉर्म में, इसे टेबल के फॉर्म में व्यवस्थित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई भी डाटा है, इसे टेबल के फॉर्म में वो किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आईडी हुआ, नेम हुआ, एड्रेस हुआ, जैसे आईडी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी है। नाम हो गया, जैसे मेरा नाम है हसनैन, कुछ भी नाम हो सकता है, हसनैन, हम भागलपुर से। एड्रेस हो गया दोस्तों, एड्रेस भागलपुर। ये क्या हो गया? एक अभी इंफॉर्मेशन हो गया कि हाँ आईडी भी है, नाम भी है और एड्रेस भी है। और ये एक प्रोसेसिंग है दोस्तों। क्या है? डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के पास इसको इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज होता है, नॉलेज के बाद विजडम होता है दोस्तों। अब डाटाबेस क्या है दोस्तों? डाटाबेस क्या है? कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डाटा। जो इंटरकनेक्टेड डाटा रहता है उसी का कनेक्शन है दोस्तों डाटाबेस। ये आपस में रिलेटेबल डाटा का कलेक्शन होता है। समझ गए दोस्तों? ये होता है रिलेटेड डाटा का कलेक्शन जो आपस में होता है। डाटाबेस के 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर डाटाबेस होता है, स्ट्रक्चर डाटा, और एक अनस्ट्रक्चर डाटा। डाटाबेस सिस्टम क्या है? डाटाबेस सिस्टम में 2 तरह का होता है, एक तो डाटाबेस होता है और एक डीबीएमएस होता है, जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डाटाबेस क्या है दोस्तों? ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। एक तो स्ट्रक्चर फॉर्म है, जैसे क्या बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर हुआ, रेलवे का सॉफ्टवेयर हुआ, ये RDMS, ये दोस्तों टेबल के फॉर्म में होता है। और ये अनस्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ये वेबसाइट हुआ, ये अनस्ट्रक्चर होता है दोस्तों। अब डीबीएमएस क्या है? ए सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज डाटाबेस फाइल, परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डाटाबेस फाइल। ये बिल्कुल जैसे इसका डीबीएमएस का फाइल होता है, वो मतलब सॉफ्टवेयर होता है, कौन कौन सा होता है? ओरेकल होता है, माईएसक्यूएल होता है, एक्सेस DBZ होता है, एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, ETC। ये होता है ये दोस्तों एसक्यूएल का ही एसक्यूएल का ये वर्जन है, ये एप्लीकेशन है, मतलब सॉफ्टवेयर है, इसी पे काम होता है डीबीएमएस का। डीबीएमएस क्या है दोस्तों? डीबीएमएस ये है, यह किसी यूजर या डाटाबेस फाइल, मतलब डाटाबेस फाइल, DF जहाँ होगा समझ लीजिए डाटाबेस फाइल कह रहा है, के बीच का इंटरफेस होता है
जो किसी यूजर को डाटाबेस क्वेरी के रूप में बदलकर डाटाबेस फाइल तक पहुंचाता है। और डीबी फाइल मतलब डाटाबेस फाइल से रिक्वेस्ट फैच करके प्राप्त इन्फॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचा देता है। इसका काम यही है दोस्तों डीबीएमएस का। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूजर तथा डाटाबेस के बीच कम्युनिकेशन करता है। ये जो यूजर और डाटाबेस के बीच जो है कम्युनिकेशन करता है, यूजर और डाटाबेस के बीच में कौन सा है, डीबीएमएस। इसी को ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और यही प्रोवाइड इंटरफेस करता है। इंटरफेस जो होता है ये प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। अब फाइल सिस्टम क्या है दोस्तों? फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम कंप्यूटर में विभिन्न फाइल को स्टोरेज पर मैनेज करने का कार्य फाइल सिस्टम करता है। कंप्यूटर में जितने भी स्टोरेज मतलब विभिन्न फाइल होता है उसको स्टोरेज पर मैनेज करने का कार्य करता है कौन? फाइल सिस्टम दोस्तों। फाइल सिस्टम इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज होता है। ये दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक तो फैट एक नेट्स होता है। फैट क्या है दोस्तों? फाइल एलोकेशन टेबल जो कि बेसिक होता है। और नेट्स क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है दोस्तों। ये नेट्स का बहुत यूज होता है। इसकी मेन फाइल MFS मास्टर फाइल सिस्टम कहलाती है। इसी का नेट्स का मेन फाइल जो है दोस्तों इसको क्या कहते हैं? MFS, जिसे मास्टर फाइल सिस्टम कहते हैं। इसे दोस्तों 1993 में विंडोज एंटी कर्नल, ये जो एंटी कर्नल है दोस्तों इसी ने बनाया, मतलब इन्हीं के लिए बनाया गया था। अब फाइल सिस्टम इज यूज फॉर स्मॉल फाइल। फाइल सिस्टम जो होता है दोस्तों ये स्मॉल फाइल्स के लिए है, ना कि लार्ज फाइल के लिए। और डीबीएमएस जो होता है दोस्तों ये मैनेज लार्ज फाइल सिस्टम को ये मैनेज करता है डीबीएमएस, जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब दोस्तों इसका कंपैरिजन देख सकते हैं, क्या क्या कंपैरिजन है, जैसे डाटा फाइल्स और डीबीएमएस। अब देखिए दोस्तों पहली बात है डिफरेंस, देख लीजिए डिफरेंस दोनों में क्या है। डिफरेंस है जैसे डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी। अब इसमें रिडंडेंसी क्या है? सेम डाटा मल्टीपल फाइल में रिपीट या डुप्लीकेट हो सकता है। कोई भी एक सेम डाटा है दोस्तों वो जो है इसमें फाइल सिस्टम में डुप्लीकेट हो सकता है या रिपीट भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है तो नो डुप्लीकेसी, इसमें नहीं होगा, इसमें एक बार नहीं होगा, ये यूनिक वैल्यू हो जाएगा तो उसके बाद नहीं होगा। उसमें डीबीएमएस में डुप्लीकेसी नहीं होता है। और भी आगे जानेंगे जैसे ये डाटा इनकन्सिस्टेंसी, ठीक ना दोस्तों। इसमें एक फाइल का डाटा अपडेट करने पर अन्य फाइल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यही होता है दोस्तों इनकन्सिस्टेंसी। क्या होता है? इसलिए इनकन्सिस्टेंट रह जाता है, क्योंकि अगर डाटा अपडेट पर अन्य फाइल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर कोई एक फाइल पर कोई वो करता है तो अपडेट करता है तो किसी अन्य फाइल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इनकन्सिस्टेंस कहा जाता है। और इसमें डाटा कंसिस्टेंसी एक्यूरेट होती है, किसमें? डीबीएमएस में। और सिक्योरिटी का अगर हम बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें मल्टीपल यूजर को मल्टीपल टाइप का एक्सेस नहीं दे सकते। किसमें? सिक्योरिटी में। इसमें मल्टीपल यूजर जो है इसमें मल्टीपल टाइप का एक्सेस नहीं दे सकते, यही इसका वो डिसएडवांटेज है। और इसमें क्या है दोस्तों? एडवांस सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एक्सेस दे सकते हैं, मल्टीपल यूजर को मल्टीपल एक्सेस दे सकते हैं। और कंकरेंसी क्या है दोस्तों? इसमें सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर को एक फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। सेम टाइम पर मल्टीपल अगर यूजर है एक टाइम पर एक्सेस नहीं कर सकता, मगर इसमें सेम टाइम पर मल्टीपल यूजर्स को फाइल को एक्सेस कर सकता है। इसमें सेम टाइम पे अगर मल्टीपल यूजर है और कोई फाइल है उसको एक्सेस कर सकता है। और भी देख लेते हैं इसका कंपैरिजन क्या है दोस्तों। डीबीएमएस में एक यूजर बिना डिटेल्स को जाने डाटा को एक्सेस कर सकता है। डीबीएमएस का ये दोस्तों खासियत है। इसमें यूजर को केवल वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो उसे चाहिए, जिस चीज़ के लिए उसे काम दिया जाता है, जो भी चीज़ के लिए सेपरेट चीज़ के लिए, तो जैसे टेबल हुआ, रो हुआ, कॉलम, उसी चीज़ पे ये काम कर सकता है और ये आसानी से कर लेता है।
और यही फाइल सिस्टम में नहीं होता है। यहाँ देखिए फाइल सिस्टम में, किसी फाइल सिस्टम में डाटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी लाने की डाटा एक्सेस कॉस्ट अधिक होती है, क्योंकि पूरे फाइल ओपन करना पड़ता है। और जबकि DBMS में इंडेक्सिंग का प्रयोग करके यूजर को जिस डाटा का रिक्वायरमेंट होती है उसे एक्सेस कर लिया जाता है। इसीलिए इसमें इनपुट, आउटपुट और फाइल सिस्टम DBMS। अब क्या है दोस्तों, फाइल सिस्टम में कंकरेंसी लेवल। फाइल सिस्टम में कंकरेंसी लेवल क्या है, फाइल लेवल, रिसोर्स लेवल का होता है। अर्थात जब कोई यूजर किसी फाइल का यूज कर रहा होता है तो दूसरा यूजर उस फाइल को प्रयोग नहीं कर सकता है। ये किस में होता है, फाइल सिस्टम में दोस्तों। अगर कोई यूज कर रहा है किसी फाइल को तो वो दूसरा यूजर उस फाइल को यूज नहीं कर सकता। और DBMS का क्या खासियत है, DBMS में कंकरेंसी लेवल रिकॉर्ड लेवल का होता है। अर्थात जब कोई यूजर किसी रो का प्रयोग कर रहा होता है तो केवल वही रो अन्य यूजर के लॉक हो जाता है। और कोई यूजर कोई भी एक रो को केवल मतलब यूज कर रहा है तो वो अन्य यूजर के लिए वो लॉक हो जाएगा, बाकी सब पे वो काम कर सकता है। अन्य सभी रो अन्य यूजर के लिए अवेलेबल रहती है, अन्य सभी रो अन्य यूजर के लिए अवेलेबल रहती है। इसका यही खासियत है दोस्तों। अब क्या है, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में अलग अलग लेवल पर एक्सेस देने के लिए अलग अलग फिजिकल फाइल की नीड होती है, जबकि DBMS में डाटा को अलग अलग लेवल पर एक्सेस देने के लिए अलग अलग व्यू क्रिएट करने की नीड होती है। ये DBMS का है दोस्तों, क्योंकि DBMS में डाटा को अलग अलग लेवल पर एक्सेस करने के लिए अलग अलग व्यू की क्रिएट करनी होती है। इसमें व्यू क्या है दोस्तों, व्यू को ही वर्चुअल टेबल कहते हैं। ये दोस्तों मास्टर टेबल में ही ऑपरेशन परफॉर्म करती है, वर्चुअल टेबल में फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होती है। ये व्यू जो होता है वर्चुअल टेबल होता है, इसमें फिजिकल जो होता है एग्जिस्ट नहीं होती है। ये किस तरह होता है, लुक लाइक ओरिजिनल फिजिकल टेबल। ये ओरिजिनल फिजिकल टेबल के लिए दिखने में लगता है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 टियर लेवल आर्किटेक्चर जिसे 2TA कहा जाता है। अब इसका क्या है, जैसे कोई डाटाबेस फाइल है, ये सर्वर है और इसमें देखिए क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 है। इसको क्या कहते हैं, इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्टरी डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट होता है। डाटाबेस जो है दोस्तों, ये डायरेक्टरी क्लाइंट से कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है जो दोस्तों। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या देखने को मिलता है हमको, आल्सो नाइन एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, पूछ लेता है मतलब ऑब्जेक्टिव में, इसे 2 टियर आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है, इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ये इसमें क्या है दोस्तों, लिमिटेड यूजर के लिए बेस्ट है। लिमिटेड अगर यूजर है, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो इसके लिए ये बेस्ट है। मगर जैसे लिमिटेड से आगे बढ़ा तब ये फेल होने का इसका चांसेस बढ़ जाता है। यदि नंबर ऑफ़ यूज़र इंक्रीज हो जाते हैं तो इसके फेल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो कहा गया, इसके फेल होने की चांसेस बढ़ जाता है। ये दोस्तों लेस सिक्योर होता है। क्यों लेस सिक्योर होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट से मिला हुआ रहता है। डाटाबेस जो है दोस्तों डायरेक्ट क्लाइंट से मिला रहता है, तो इसलिए लेस सिक्योर है। क्यों लेस सिक्योर है, इसमें देखिए मेंटेनेंस ईजी होता है। अब देखिए क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डाटाबेस सर्वर पहले प्रोसेस करता है और उसे क्वेरी से कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में डाटाबेस फाइल कर ऑपरेशन करता है। अब 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है दोस्तों, 3 टियर क्या है। अब उसमें डायरेक्ट DBMS में था, 2TA में क्लाइंट डायरेक्ट में था, मगर इसमें एक बीच में आ गया है एप्लीकेशन, जिसे बिजनेस लेयर भी कहते हैं। इसके कारण ये सिक्योर हो जाता है, सिक्योरिटी इसका बढ़ जाता है। उसमें डायरेक्ट क्लाइंट मिल रहा था, उसमें अनसिक्योर था। ये क्यों सिक्योर है, इस आर्किटेक्चर में यूजर क्लाइंट डायरेक्टली डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट नहीं होता। इसमें क्लाइंट को रिक्वेस्ट को सर्वप्रथम एप्लीकेशन लेयर द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। अगर क्लाइंट ये रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वप्रथम एप्लीकेशन लेयर पे ही इसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, तथा एप्लीकेशन लेयर द्वारा इसे रिक्वेस्ट को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डाटाबेस सर्वर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। लो लेवल जो होता है दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डाटाबेस सर्वर से क्या कर देता है, इसको इंटरेक्ट कर दिया जाता है।
एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट तथा सर्वर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। एप्लीकेशन जो है दोस्तों ये क्लाइंट और डाटाबेस के बीच में जो है इंटरफेस के रूप में ये काम करता है, ये एप्लीकेशन लेयर, जिसे बिजनेस लेयर भी कहा जाता है। इस आर्किटेक्चर में यूजर क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है। इस आर्किटेक्चर में डायरेक्ट डाटाबेस से जो होता है ये कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। हम अभी बताए थे, इसलिए इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। सभी वेब एप्लीकेशन जो है दोस्तों इसी पे काम करता है। किस पे? 3 टियर आर्किटेक्चर पे। अब कौन कौन सा मेन एप्लीकेशन उस पर काम करता है, जैसे यहाँ देखिए फेसबुक जो है दोस्तों 3 टियर आर्किटेक्चर में काम करता है, इंस्टाग्राम भी, गूगल भी, अमेजोन भी इसी का यूज करता है। किसका? 3 टियर आर्किटेक्चर का, जिसे लेवर आर्किटेक्चर भी कहते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? 3 लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेवल और डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेवल, या 3 स्कीमा भी इसको कहा जाता है। 3 स्कीमा एब्स्ट्रैक्शन लेवल या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ये क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, टीआरई में भी पूछा गया है दोस्तों, पीवाईक्यू में, और एस्टेट में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। एस्टेट में बहुत बार पूछा गया, तो जो एस्टेट का भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये फायदेमंद है दोस्तों। देखते हैं क्या है दोस्तों 3 लेवल स्कीमा। देखिए पहले तो देखिए कौन से, यहाँ से देखते हैं डाटाबेस फाइल हुआ, फिर इसके ऊपर फिजिकल स्कीमा हुआ, फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हुआ, इसके बाद फिर जो होता है दोस्तों एक्सटर्नल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा 2, एक्सटर्नल स्कीमा 1, जिसे व्यू भी कहा जाता है। अब इसको देखते हैं दोस्तों। ये फिजिकल स्कीमा जो है इसको क्या कहते हैं, फिजिकल लेवल कहते हैं, और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है इसे लॉजिकल कहते हैं। जहाँ भी कॉन्सेप्चुअल आया दोस्तों वहाँ सीधे लॉजिकल मार देना, जहाँ भी कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, और जहाँ लॉजिकल पूछेगा वहाँ कॉन्सेप्चुअल मार देना, ठीक है ना दोस्तों। फिर इसके ऊपर जो है एक्सटर्नल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा 2, जिसे व्यू कहते हैं, ये व्यू लेवल ये दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा जाता है, लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहते हैं। पूछ देगा कभी भी लॉजिकल लेवल टू व्यू लेवल के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, तो लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहलाता है, जो कि पूछा गया है। और फिर फिजिकल और लॉजिकल लेवल के बीच का जो कड़ी है वो क्या कहलाता है, फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहलाता है। इन दोनों के बीच में फिजिकल डिपेंडेंसी कहलाता है, और इन दोनों के बीच में क्या कहलाता है, लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहलाता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ये जो है 3 लेवल स्कीमा है दोस्तों, इसे एब्स्ट्रैक्शन स्कीमा भी कहा जाता है। अब एक्सटर्नल स्कीमा जो है दोस्तों वो व्यू लेवल है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है दोस्तों वो लॉजिकल लेवल है, फिजिकल को ही क्या कहा जाता है, इंटरनल स्कीमा, और फिजिकल लेवल भी कहा जाता है। ये नाम है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पूछ देता है एक्सटर्नल लेवल स्कीमा को क्या कहा जाता है, तो व्यू लेवल कहा जाता है, या व्यू लेवल को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल स्कीमा कहा जाता है। इसी तरह लॉजिकल का भी पूछेगा, तो जैसे लॉजिकल कहीं दिखा तो कॉन्सेप्चुअल मार दीजिएगा, और जहाँ कॉन्सेप्चुअल दिखा तो वहाँ लॉजिकल मार देना है। इसी तरह फिजिकल को इंटरनल स्कीमा और फिजिकल लेवल दोनों कहा जाता है। हाँ, तो अब एक्सटर्नल लेवल क्या है या व्यू लेवल क्या है। इस स्कीमा में यूजर कनेक्ट रहते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, एक्सटर्नल लेवल में क्या रहता है, यूजर कनेक्ट रहते हैं। प्रत्येक यूजर के लिए इसके नीड के अनुसार अलग अलग स्कीमा होते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रत्येक यूजर जो होता है इसके नीड के अनुसार इसका अलग अलग स्कीमा होता है। जैसे यहाँ पे हम दिखा है एक्सटर्नल स्कीमा 1, एक्सटर्नल स्कीमा 2, ये व्यू लेवल है दोस्तों, सबके लिए अलग अलग होता है, प्रत्येक यूजर के लिए। एक्सटर्नल स्कीमा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा फिजिकल स्कीमा से हाइडन रहता है, और अर्थात यह जो है दोस्तों यूजर को डिस्प्ले नहीं किया जाता है। ये एक्सटर्नल स्कीमा जो है दोस्तों ये जो है ये कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल स्कीमा से हाइडन रहता है, मतलब छुपा रहता है, क्योंकि यह जो है यूजर को डिस्प्ले नहीं किया जाता है। यूजर का डाटा कौन सी टेबल में है
स्टोर है उस टेबल की अन्य टेबल के साथ रिलेशन किया जाता है तथा डाटा कौन सी डिस्क में है यह यूजर से हाइडन रखता है। किसमें? ये जो है एक्सटर्नल लेवल पे। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है दोस्तों? ये लॉजिकल लेवल क्या है? इसमें यह बताया जाता है कि डाटाबेस में कौन सी डाटा स्टोर है। इस स्कीमा द्वारा डाटाबेस को डिजाइन किया जाता है। इस डाटा के आधार पर टेबल क्रिएट की जाती है तथा टेबल के बीच रिलेशनशिप की डिफाइन क्रिएट किया जाता है। जैसे क्या है दोस्तों? जैसे डाटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर, टेबल, कॉलम, डाटा मॉडल्स, रिलेशनशिप रूल या कॉन्स्टेंट etc। ये किसका पार्ट है दोस्तों? ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा लॉजिकल लेवल का पार्ट है दोस्तों। फिजिकल स्कीमा क्या है या इंटरनल स्कीमा क्या है या फिजिकल लेवल क्या है? इसमें क्या है दोस्तों? डाटाबेस को एक्चुअल डाटाबेस फाइल की स्टोरेज को इस स्कीमा के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। किसको? फिजिकल स्कीमा को। इसे DBA मतलब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मैनेज किया जाता है। किसको? फिजिकल स्कीमा को। इस स्कीमा द्वारा एक्चुअल डिस्क पर कार्य करते हैं अर्थात डाटाबेस में प्रेजेंट डिस्क को स्कीमा द्वारा ही मैनेज किया जाता है। किसमें? ये फिजिकल स्कीमा में। यह स्कीमा द्वारा ही डाटा डिक्शनरी को मेंटेन किया जाता है। फिजिकल स्कीमा के द्वारा ही डाटा डिक्शनरी को मेंटेन किया जाता है। यही स्कीमा डाटाबेस को कंट्रोल भी करता है। कौन? फिजिकल स्कीमा ही जो है दोस्तों डाटाबेस को कंट्रोल करता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इसका ओवरव्यू है। जैसे फिजिकल स्कीमा हुआ, ये डील करता है किससे? डील इन स्टोरेज ऑफ डाटाबेस। ये जो है दोस्तों डील इन स्टोरेज ऑफ डाटाबेस। और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है? डील इन टेबल और देयर रिलेशनशिप। ये डील करता है टेबल और इसके रिलेशनशिप पे। एक्सटर्नल स्कीमा क्या है? डील इन रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर के रिक्वायरमेंट में ये डील करता है। अब डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है? डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है दोस्तों? जो कि हम यहाँ बताए हुए थे। डाटा इंडिपेंडेंसी ये सब है दोस्तों। क्या है इसमें? जैसे डाटा इंडिपेंडेंसी, ये लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी टेबल है जो दोस्तों। पहले हम एक नंबर देखते हैं, लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी टेबल में किसी कॉलम को ऐड करने, टेबल के बीच रिलेशनशिप को चेंज करने से एंड यूजर का इंटरफेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहते हैं, है ना। लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी क्यों है? क्योंकि टेबल के किसी कॉलम को ऐड करने या टेबल के किसी रिलेशनशिप को चेंज करने या एंड यूजर के इंटरफेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसे लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहते हैं। क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो ये अपने मतलब डिपेंडेंसी है, लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी है। अब क्या फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी? जब हम डाटाबेस में कोई नया स्टोरेज या डिस्क ऐड करते हैं या किसी डिस्क की लोकेशन चेंज करते हैं तो डाटाबेस के टेबल या उनके मध्य रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ता। इसे फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहा जाता है। किसको? ये फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी कैसे? जब कोई डाटाबेस जो है इसमें नया स्टोरेज या डिस्क ऐड करते हैं, किसी भी डिस्क की लोकेशन चेंज करते हैं या डाटाबेस के टेबल या उनके मध्य रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन या हायरार्की ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन या हायरार्की ऑफ डाटा, इसकी क्या है दोस्तों? जैसे बिट हुआ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट टू रिप्रेजेंट द डाटा। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिप्रेजेंट को डाटा करता है, जैसे 0 और 1। कैरेक्टर क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ बिट्स यानी बाइट जिसे कहते हैं। फील्ड क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जिसे फील्ड कहते हैं। जैसे हसनैन आलम है, जैसे WHO हसनैन आलम, ये क्या है दोस्तों? ये फील्ड है। अब रिकॉर्ड क्या है दोस्तों? रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ फाइल का जो कलेक्शन होता है उसे रिकॉर्ड ही कहा जाता है। और फाइल क्या है दोस्तों? फाइल कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को ही क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स टेबल रिलेटेड विथ ईच अदर। डाटाबेस जो है कलेक्शन है, फाइल्स रहे या टेबल रहे या इसके रिलेटेड कुछ भी रहे, तो ये सब क्या है दोस्तों? डाटाबेस है। जैसे
यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे आईडी हुआ दोस्तों, नाम हुआ, एड्रेस हुआ, ये 101 जो हुआ दोस्तों, ये फील्ड वैल्यू हुआ, ये जो हुआ ये फील्ड वैल्यू हुआ। और ये जो है ये पूरा इसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। मतलब ये जो हुआ ये फील्ड हुआ, ये फील्ड हुआ। इसमें कुछ भी रहे तो इसको क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, मतलब फील्ड वैल्यू कहते हैं। और इसको जो है दोस्तों कॉलम या एट्रीब्यूट या डोमेन कहते हैं। किसको दोस्तों, ये जो है इसको। और इसको जो है दोस्तों ये जो जितना ऊपर में है ये, जैसे कॉलम को ही एट्रीब्यूट डोमेन कहते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया। कॉलम को ही एट्रीब्यूट और डोमेन कहते हैं। और रो को जो दोस्तों, रो को रिकॉर्ड कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, टपल कहते हैं दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड 1 हुआ। रिकॉर्ड 1 में जैसे 101 है, हसनैन है और ये भागलपुर से रिकॉर्ड 1 हुआ। जैसे 102 हो, जैसे करीम हुआ, ये कानपुर है, ये कहाँ का हो गया, रिकॉर्ड 2 से हो गया। और 103 हो, ये शरीफ है, ये जोधपुर, मतलब रिकॉर्ड 3 हो गया। इसको ही फाइल टेबल कहा जाता है दोस्तों। और देख लेते हैं डाटा मॉडल्स क्या है दोस्तों। डाटा मॉडल्स क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सब्ट्रैक्शन को डाटा कहा जाता है। मतलब स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, डाटा मॉडल कहते हैं। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, डाटा मॉडल कहते हैं। ये इसका कितना प्रकार होता है, इसका प्रकार होता है दोस्तों, पहले तो हायरार्किकल डाटा मॉडल, फिर नेटवर्क डाटा मॉडल, रिलेशनल डाटा मॉडल, ER डाटा मॉडल, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, और डॉक्यूमेंट्स डाटा मॉडल, और की वैल्यू डाटा मॉडल। ये सब क्या है दोस्तों, डाटा मॉडल है। आज हम लोग दोस्तों यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक रिवीजन करते हैं। कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों। जितने भी लोग हैं दोस्तों, जिसको अच्छा लगा होगा वो लाइक करें और शेयर करें। जो भी स्टूडेंट है BPSC Tier 4 कंप्यूटर टीचर का, वो इस सेशन को शेयर करें और मेरे साथ क्या करें, रिवीजन करें। फिर हम बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ये जितना भी नोट है इसको हम प्रोवाइड भी करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत सारा नोट्स है दोस्तों मेरे पास, हम आपको दिखाते हैं कितना सारा नोट्स है। ये DBMS है, ये IML है, ई-कॉमर्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मल्टीमीडिया का है, सॉफ्टवेयर है, IoT है, फिर नेटवर्किंग है, डाटा स्ट्रक्चर तो हम पढ़ा दिए दोस्तों। 1 मिनट खुल गया ये नेटवर्किंग का है दोस्तों। तो किस तरह का दिखेगा, पूरा है दोस्तों, पूरे मेरे पास है। फिर डाटा स्ट्रक्चर का तो ख़त्म हो गया दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम भी, 1 मिनट, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इसी तरह मेरे पास पूरा नोट्स है दोस्तों, समझे ना। और ये देखिए दोस्तों, ये भी हम बनाए हुए 1857 का विद्रोह, इसका भी मतलब INM का भी मेरा पूरा वो है, नोट्स है। इसको भी हम इस तरह बनाएंगे, पढ़ाएंगे, इसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। मतलब इसका वो करेंगे, PYQ करेंगे, जितना भी है ये घटना चक्र का जितना भी है इसको PYQ करेंगे। फिलहाल अभी हम कंप्यूटर साइंस को लिए हैं, समझे ना दोस्तों। इसको कंप्लीट करने के बाद तब फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉन टेक्निकल पे जाएंगे। मतलब ये सब INM साइंस और क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, इस सब में हम लोग जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसी को हम धीरे धीरे, DBMS का सीरीज चल रहा है, ये पार्ट 1 है, अभी इसी को हम लोग लेके चलते हैं। फिर बाद में इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे वो आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद क्या करेंगे, AI करेंगे, ई-कॉमर्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, या IoT, क्या करेंगे आप बताइएगा, फिर इसको हम शुरू करेंगे। ठीक ना दोस्तों, ये सब मेरे पास डिजिटल नोट्स हैं, इसको हम बाद में प्रोवाइड करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा BPSC Tier 4 का। उसके बाद फिर हम ये क्या बोलते हैं, डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे A4 साइज में। ये तो हम पढ़ाने के लिए ये है ब्लैक में, अगर किसी को हम देंगे तो वो हम क्या करेंगे, मतलब वाइट वाले में देंगे, जो कि आप प्रिंट भी करा के पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ रिवीजन के लिए।